हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 1 के यूनिट वाइज एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के ज़रूर देखिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ नए तरह के यूनिक एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आती रहूं, तो ज़रूर उन्हें चेक कीजिए। इसके अलावा आप लोगों की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिए, वहां पर दी हुई है। आपका जो भी पेपर 2 है आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। और अगर एमसीक्यूज आपको यूनिक डिफरेंट लगते हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में आपकी तैयारी में ये हेल्प कर रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च? इन सभी में से कौन सा रिसर्च का टाइप नहीं है? तो जब हमने अपनी थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं वहाँ हमने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव भी एक रिसर्च टाइप होती है, एक्सप्लोरेटरी भी एक रिसर्च टाइप है, इवेल्युएटिव भी एक रिसर्च टाइप है, नैरेटिव नैरेटिव रिसर्च का टाइप नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा क्यों? लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। नैरेटिव इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। कोई आपको नरेट कर रहा है, क्या क्या हुआ था वो आपको बता रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है, ये रिसर्च का टाइप नहीं है। अदर ऑप्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ रिसर्च, यही जो बाकी के 3 थे वो रिसर्च के टाइप हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच मैथड इज यूज टू स्टडी सिंगल एंटाइटी इन डिटेल? अगर एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर केस को आप बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, हालांकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई थिंक अब आप इसका आंसर निकाल लेंगे। उस तरह की रिसर्च को, या हम कह लें कि उस चीज़ को जब हम एक ही एंटाइटी या एक सिचुएशन को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंट या सैम्पलिंग? केस स्टडी स्पेसिफिक टॉपिक्स या स्पेसिफिक सिचुएशन पर की जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अ केस स्टडी इज एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल एंटाइटी सच एज अ पर्सन, ग्रुप और एन इवेंट। अगर कोई भी इवेंट हुआ है, कोई एक पर्सन है या कोई एक ग्रुप है, उसके ऊपर अगर आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है? केस स्टडी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि किसी ने वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर केस स्टडी करी, है ना। किसी ने गोधरा कांड पर करी, किसी ने निर्भया हत्याकांड पर करी, ठीक है, रेप केस जो था उस पर करी। तो वो क्या हो गया? केस स्टडी। सिर्फ उसी चीज के बारे में उन्होंने इन डिटेल जितना हो सका उतनी इंफॉर्मेशन निकाली। नेक्स्ट, which of the following is characteristic of a good research hypothesis? एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस परिकल्पना की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट्स अ वैग्यू, इट्स एम्बिगियस, इट्स टेस्टेबल, इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन। अच्छी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वैग्यू मतलब कि जो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, एम्बिग्यूअस मतलब कि उसके वर्ड्स बिल्कुल भी क्लियर ना हो, इट्स बेस्ड ऑन ओपिनियन, क्या किसी के ओपिनियन पर हम रिसर्च करेंगे? नो, डेफिनेटली नॉट। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। क्या सही होगा? इट्स अ टेस्टेबल। एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसी होती है? टेस्टेबल होती है, इम्पेरिकली मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व्स द रिसर्चर सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट? सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप हमें पता है ना। इसके नोट्स मैंने अभी रिसेंटली हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किए हैं। पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको बहुत इजीली सैम्पलिंग मेथड समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर रिसर्चर
पार्टिसिपेंट को यूज कर रहा है तो वो किस तरह की सैम्पलिंग कहलाएगी? रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग? ऑब्वियसली बात है, रैंडम में तो 100% चांस बनता है हर एक का कि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिसर्चर है वो एक पर्टिकुलर मोटो को लेकर के पर्पसफुली सिलेक्ट कर रहा है। तो पर्पसिव सैम्पलिंग involve research selecting specific participant based certain criteria और personal judgment। कुछ क्राइटेरिया बेस्ड या पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो सिलेक्ट कर रहा है तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिसर्च मेथड इज प्राइमरीली क्वालिटेटिव? इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है? यस, बहुत बहुत डिटेल में हमने अपना रिसर्च यूनिट कंप्लीट किया हुआ है, आप सभी लोगों को पता है ना, चैनल पर भी है, हमारे कोर्सेज में भी है। बट ये तो मेरे ख्याल से कि आपको आइडिया होगा उन लोगों को, खैर जिन लोगों को रिसर्च मेथड है ना, मैथडोलॉजी और इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्लियरली पता हो। एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, यस, फिनोमेनोलॉजी एंड कोरिलेशन। क्या हो सकता है? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब कि जिसमें नंबर्स की डील नहीं होती, राइट? सोचिए जरा, चलिए आपको सही आंसर की तरफ लेकर के चलते हैं। फिनोमेनोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन डेप्थ एंड इट्स प्राइमरीली क्वालिटेटिव। तो फिनोमेनोलॉजी क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इन डेप्थ, बहुत गहराई में समझने का काम है और ये हमेशा क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स से रिलेटेड नहीं है। वहीं एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी और कोरिलेशन, है ना, हमने पढ़ा है, ये सभी कैसे हैं? ये क्वांटिटेटिव है नेचर में, ओके। चलिए नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट there is a significant difference between group, there is no significant difference between group, the research hypothesis is true, the variables are correlated। तो null hypothesis क्या कहती है? null means zero, है ना, means no, there is no significant difference between groups। ये सबको equal मान के चल रही है, दो ग्रुप जो आपने स्टडी के लिए बनाए हैं, ठीक है। null hypothesis typically फर्स्ट नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च? इनमें से क्या नीति मतलब कि आचार संहिता जिसको हम कह सकते हैं, मतलब क्या सही गलत से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो नीति क्या कहती है? रिसर्च की अपनी नीति है एक, है ना, कि आपको भाई आपने जिसका वर्क आपने देख करके आगे अपना वर्क बढ़ाया है, जिनका रेफरेंस लिया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, कहीं से डायरेक्ट डाटा नहीं लेना, ये सब रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है जो इथिक्स से, रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, किसी की कोई इंफॉर्मेशन लेना तो पहले उससे पूछना कि भाई हम ये यूज करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए सहमत हैं, सहमति लेना, ठीक है। ये हुआ पैलेग्रिज्म, मतलब कि आप ऐसे कि ऐसे डायरेक्ट किसी का डाटा यूज नहीं कर सकते। किसी ने रिसर्च की है तो ऐसा नहीं कि आप उसकी रिसर्च को अपना नाम दे करके यूज कर लें, वो होता है पैलेग्रिज्म। यूज ऑफ जैर्गन, यूज ऑफ जैर्गन मतलब कि कुछ ऐसे कठिन शब्द का यूज करना जो कि बाकी लोगों को समझ ना आए, है ना, किसी व्यवसाय या किसी पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित शब्दों का यूज करना। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी डाटा आपने लिया है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, या रिसर्च कर रहे हैं किसी के साथ मिल करके, तो ऐसा नहीं कि किसी ने आपको विश्वास करके वो डाटा दिया, सालों की मेहनत के बाद वो कुछ काम कर रहा था, कुछ डाटा मिला और आपने उसको लीक कर दिया, है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी चीज़ों की बना करके रखना। तो देखिए ये ए, बी और डी जो है ये तीनों तो रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आते हैं, बट यूज ऑफ जैर्गन ये नहीं है रिसर्च एथिक्स का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। यस, सो यूज ऑफ जैर्गन, व्हाइल यूजिंग जैर्गन
कैन मेक अ स्टडी लेस एक्सेसिबल। लोग समझ नहीं पाते क्योंकि हर एक तो उस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। इट्स नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज एन इथिकल कंसर्न, ये कोई इथिकल कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट लेवल। इनमें से कौन सी स्केल जो है मेजरमेंट की वो सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। इन सभी स्केल्स को हमने डिटेल में पढ़ा है। देखते हैं सही आंसर, रेशो। द रेशो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर स्केल्स एंड हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट। तो हमने देखा था कैसे कैसे एक स्केल के बाद दूसरी स्केल, तीसरी और फिर चौथी स्केल में फीचर्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है स्केल्स में जहाँ पर हमने पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमारे रिलायबल होना चाहिए, जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो उनमें से क्या सही है रिलायबिलिटी से रिलेटेड। इट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। अगर आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो वो मेजर करना चाहता है वो मेजर कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम। सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना ओवर अ टाइम, मतलब आज जो रिजल्ट आया है 2 साल बाद भी वही रिजल्ट आ रहा है, तो क्या हम रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है ये। इट इज फ्री फ्रॉम बायस, क्या बायसनेस से फ्री होना रिलायबिलिटी है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड वैलिड रिजल्ट इवन इफ इट्स नॉट रिलायबल। वैलिड रिजल्ट देना वो रिलायबल नहीं है फिर भी, तो क्या ट्रू है इसके अकॉर्डिंग। चलिए, इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम। आज जो आपको रिजल्ट मिले हैं आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद आप वो रिसर्च करें, रिपीट करें या फिर कोई और करे, तो वो रिसर्च कैसे सेम रिजल्ट आते हैं, तो वो रिसर्च कैसी कहलाती है, रिलायबल रिसर्च कहलाती है। तो रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इनमें से डाटा कलेक्शन की मेथड नहीं है, कौन सी मेथड नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, आर्ग्यूमेंटेशन, इंटरव्यू। यस, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशन पूरा पढ़ा है, इंटरव्यू पूरा अपने चैनल पर डिटेल में पढ़ा है, जाकर के आप देख सकते हैं इनके बारे में। आर्ग्यूमेंटेशन इज अ वे टू प्रेजेंट एंड डिफाइन अ व्यू पॉइंट। आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्या सोचते हैं, है ना। इट्स नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। वही ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट लगाना या फिर इंटरव्यू लेना, है ना, सर्वे करना। सर्वे एक्चुअली में रिसर्च मेथड भी है और डाटा कलेक्शन मेथड भी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आर्ग्यूमेंटेशन यहाँ पर सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा नहीं है, तो इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चनायर एंड जर्नल आर्टिकल, क्या इनमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जर्नल आर्टिकल में जो भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है वो पहले किसी और के पास थी। इसको वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली हम कह सकते हैं कि वाइडली इन्फॉर्म करने के लिए उसे जर्नल में छापा गया है। तो जर्नल आर्टिकल इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि प्राइमरी डाटा जो किसी हो सकता है रिसर्चर ने निकाला हो, उसके डाटा को कहीं दूसरी जगह पब्लिश हो रहा है वो जर्नल में। ठीक है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। वहीं अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप पहली बार उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और क्या अदर ऑप्शंस थे यहाँ पर, क्वेश्चन आयर, बात क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब भी आप पहली बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। बट जर्नल आर्टिकल पहले किसी के पास वो इंफॉर्मेशन है, बस वो प्रिंट अप हुए हैं। ठीक है, यस। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न विथ लॉन्गिट्यूडनल, है ना, एक होती है वर्टिकल और एक होती है
लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आपको क्या बताती है? लॉन्गिट्यूड मतलब कि, है ना, हाँ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन बताती है, ब्रेथ ऑफ इंफॉर्मेशन बताती है, चेंज ओवर टाइम, प्रेजेंट टाइम, स्नैपशॉट, किसी भी इंफॉर्मेशन की डेप्थ के बारे में बताती है। ये वही बात हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। सेम चीज रिसर्च में भी होती है। किसी भी टॉपिक पर अगर आप लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल रिसर्च कर रहे हैं या कह रहे हैं वर्टिकल रिसर्च कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग होगा? क्या मीनिंग होगा उसका? चेंज ओवर टाइम। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, मतलब कि अलग अलग समय पर। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा हमने आंसर, चेंज ओवर टाइम, समय के साथ किस तरह से बदलाव हो रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हमें बताती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड? इनमें से कौन सी मैथड क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड नहीं मानी जाती है, राइट? सॉरी, नॉट कंसिडर्ड एज अ क्वांटिटेटिव, मतलब कि नंबर्स से रिलेटेड। सर्वे, एक्सपेरिमेंट, एथनोग्राफी, को रिलेशनल स्टडीज। अभी जस्ट इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जहां पर आंसर था फेनोमेनोलॉजी। आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए, एथेनोग्राफी, ऑब्वियस सी बात है, देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम थे, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशनल स्टडी, है ना, और यहाँ पर भी सेम ऑप्शन थे, बस उधर फिनोमिनोलॉजी था, इधर इथेनोग्राफी था। इथेनोग्राफी क्या होती है? इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल फिनोमेना, कल्चर के बारे में पढ़ना, दैट इज इथेनोग्राफी, ठीक है। तो कल्चर में क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी हम स्टडी करते हैं ना, उनकी वैल्यूज, उनके हम कह लें रिचुअल्स, उनके बारे में पढ़ा जाता है, ना कि नंबर्स पर हम बात करते हैं। कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट, हाँ ये कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट, अगर आपको याद हो तो हमने साइंटिफिक रिसर्च मेथड को जब डिटेल में पढ़ा था तो हमने कंट्रोल ग्रुप की बात की थी, राइट। तो वहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या है कंट्रोल ग्रुप? रिसीव्स द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, नो, डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, कंसिस्ट ऑफ रिसर्चर्स देमसेल्फ, डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, ये वो ग्रुप होता है जिसे हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, इसीलिए हम उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राइट। Control group serve as a comparison and typically does not receive the experimental treatment. Next question. Which of the following terms refer to the degree to which an experiment measure what it is supposed to measure? अगर रिसर्च में कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो उसका जो पर्पस है, ठीक है, व्हाट इज इट सपोज टू मेजर, वो किस डिग्री तक उसको मेजर कर रहा है, उसके लिए इनमें से कौन सी टर्म यूज की जाती है, ठीक है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन। ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको जो मेजर करना था वो इंस्ट्रूमेंट वही मेजर कर रहा है, तो इस चीज के लिए आप कौन सी टर्म यूज करेंगे? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। वैलिडिटी इसका सही आंसर है, रिफर्स टू हाउ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंटेंडेड कॉन्सेप्ट। भाई वैलिड है या नहीं आपकी रिसर्च, ठीक है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक, तो आपके रिसर्च की वैलिडिटी कितनी है, उस पर आपके रिसर्च का इम्पोर्टेंस या वेटेज देखा जाता है, ओके। तो वैलिडिटी क्या बताता है आपको कि हाँ
जो हम मेजर करना चाहते थे या जो स्टडी हम करना चाहते थे वो किस हद तक अचीव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी अलग अलग सेंसेस में यूज की जाती है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कोई एक मेथड आप यूज कर रहे हैं उसकी भी वैलिडिटी रिलायबिलिटी होगी, आपकी ओवरऑल रिसर्च की भी वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी होगी, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप देन रैंडमली सिलेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द सब ग्रुप। कौन सी मेथड है जिसमें हमारी पॉपुलेशन सब ग्रुप्स में बट जाती है और फिर उन सब ग्रुप से हम रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस में। कौन सी मेथड होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है। स्ट्रैटिफाइड, हम अलग अलग लेवल पर, स्ट्रैटिफाइड मतलब कि छांट देना, स्ट्रेटा बना देना, लेवल्स बना देना, ग्रुप बना देना, फिर उस ग्रुप में से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड पॉपुलेशन टू इन स्ट्रेटा और सब ग्रुप एंड रैंडमली सिलेक्ट सैंपल। Right. Type of research where the researcher actively engage in the phenomena of being studied is, वो research का type जिसमें researcher actively engage रहता है study में। Descriptive research, experimental research, action research, exploratory research। सही आंसर है action research। कैसे? Action research involve the researcher actively participating in the research setting, often with the aim of improving the situation. Next question, if a researcher is studying the effect of sunlight on plant growth, the amount of sunlight is, तो अब ये हमें पता है कि भाई रिसर्च में वैसे तो कई तरह के वेरिएबल होते हैं, पर जो हमारी कंसिडरेशन होती है मेन जो वेरिएबल होते हैं तो वो दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सिचुएशन दी गई है कि अगर एक रिसर्चर सनलाइट का इफेक्ट देख रहा है प्लांट ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, तो सनलाइट कैसा है? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो सनलाइट पर डिपेंड करती है, तो हम सभी लोगों को पता है ना। तो सनलाइट कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ग्रोथ ऑफ प्लांट कैसा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सनलाइट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। So independent variable is the variable that is manipulated to see its effect on another variable, in this case, right. So next question है हमारा, which type of research is conducted to generate a theory? एक थ्योरी बनाने के लिए किस तरह की रिसर्च की जाती है? केस स्टडी की जाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है, या फिर ग्राउंडेड थ्योरी की जाती है? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंडेड थ्योरी जो है एक या कह लें हम कि रिसर्च जो है वो थ्योरी जनरेट करने के लिए ये रिसर्च की जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च भी इसे पूरा कहा जाता है, राइट। So grounded theory aim to generate और discover theory out of the data itself। जब डाटा से एक थ्योरी निकल करके आती है तो उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। यहाँ पर ये क्वेश्चन मिक्स हो गया है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। Which of the following best defines replication in research? रिसर्च में रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग है? तो repeating a study to see if the same results are obtained, increasing the number of participants in study, use different instrument to measure the same variable, publishing a study multiple times। ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च को रेप्लिकेट किया जाता है टू चेक इट्स वैलिडिटी कि हाँ भाई सही है या नहीं, क्योंकि जितनी बार रिसर्च रिपीट की जाती है सही रिजल्ट आता जाता है, वो रिसर्च उतनी ज़्यादा वैलिड मानी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, सही आंसर क्या होगा? रिपीटिंग अ स्टडी टू सी इफ द सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग अ स्टडी अगेन, फिर से स्टडी करना, अंडर द सेम एंड सिमिलर कंडीशन, वही सेम कंडीशन में, टू सी इफ द रिजल्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, कि सेम रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं।
तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, राइट। पार्ट 1 था ये हमारा, और आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, नए लगे होंगे, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।